की सजा भी इनको मिलनी चाहिए। शेखावत खानदान के मर्द आज तक पुलिस स्टेशन के चौखट तक नहीं गए, पर उनकी छोरियां हवालात तक पहुंच गई। बस दामिनी, बस। कल बिना कुछ कहे हमारे घर से चले आए। उन तीनों बच्चों से मिलने वाला दर्द आपके भाग्य में है। उन लड़कियों के हाथ में एक ही लड़के का नाम है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपके अपने कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। दर्शकों, मनुष्य का सबसे सुंदर आभूषण है उसका ज्ञान और सही संस्कार, यानी कि अच्छे संस्कार। वैसे भी सोना जिस तरह से भाव आसमान तक पहुंच रहा है, सोने के भाव, ज़रूरी है कि हम ज्ञान और अच्छे संस्कार का आभूषण पहने ताकि हमारी जो शख्सियत है उसमें निखार आ सके। हमारी शख्सियत को एक और चीज़ बहुत निखारती है, वो है आपके विचार। अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं तो आपकी शख्सियत में और ज़्यादा निखार आता है, आप और भी खूबसूरत नज़र आते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की, आज के सुविचार के साथ। जब आप हार मानने के बारे में सोचें तो याद रखें कि आपने शुरुआत क्यों की थी। जी हाँ, अक्सर होता है कि हम किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं लेकिन बीच में हम हार मान लेते हैं कि अरे भाई हमसे हो नहीं पा रहा है, तो अब हम इसे ये करें या ना करें। तो ये जो हिम्मत है ये आपको ख़ुद को देनी होगी। ये हिम्मत आपको समाज नहीं देगा, हर बार समाज नहीं देता है, हर बार लोग आपको कभी कभी नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो आपको बस अपने जहन में ये रखना है कि आपने किसी चीज़ की शुरुआत की है तो वो किस लिए की है, आपको उसको हासिल करना है। जब आप ये पॉजिटिव थॉट अपने साथ लेकर चलेंगे तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। और दर्शकों, हर बार हम किसी ना किसी ख़ास विषय पर बातचीत करते हैं। आज का जो विषय है वो भी बहुत ख़ास है और बहुत अहम भी है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। देखते हैं कि क्या है आज का विषय। आज का जो विषय है उस पर हम बात कर लेते हैं। हमारा जो आज का विषय है वो है अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारे साथ में खड़ा हुआ है, कितनी अहम भूमिका निभा रहा है, और ना सिर्फ पूरे समाज में बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। तो इसके बारे में बहुत कुछ जानने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे बीच में हमारे दो एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं, आइए आपके उनसे मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ में हैं प्रोफेसर भरत राज सिंह जी, आप पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे बीच में हैं डॉक्टर रोली मिश्रा जी, आप एक अर्थशास्त्री हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहते हैं, अक्षय ऊर्जा को हमें समझना बेहद ज़रूरी है, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अक्षय ऊर्जा को हमारे दर्शकों को समझाएं कि क्या है। पहले सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। मैं अक्षय ऊर्जा के बारे में जानना इस समय तो सबको बहुत ज़रूरी है। अक्षय ऊर्जा का मतलब यह है कि जो हमारी ऊर्जा जीवन में हमेशा एनर्जी की ज़रूरत है, सारी चीज़ें उसी पर चल रही हैं, तो उसमें हमें जो जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोगैस एनर्जी है, इस टाइप की, या मिनी हाइड्रो भी कह सकते हैं, उसको भी हम लोग जगह जगह बांध बना करके उससे एनर्जी ग्रहण करते हैं। तो जो हम पृथ्वी के बिना दोहन के कोई एनर्जी का उपयोग अगर हम कर रहे हैं और हमें लगातार मिल रही है, उसका कोई क्षय नहीं हो रहा, तो उसी को हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं। अब आइए इसके बारे में जानें, इसका प्रभाव कैसे है। देखिए, वैदिक पीरियड में भी अगर आप जाएं तो हमें लगता है कि बहुत सी चीज़ें चलती थीं और जानकारी लोगों को नहीं है कि पुष्पक विमान में कहीं ऐसा ईंधन तो कहीं भी दिखा नहीं है न चाचा आए
जी। तो उस समय भी ये सौर ऊर्जा और ये विंड एनर्जी, बैटरी, या सब चीज़ों की उपयोगिता होती रही है। जी। तो आज हम इस मॉडर्न युग में जो हुए हैं, तो हमें जो सामने दिखता है उसका हम उपयोग करने लगते हैं। बिल्कुल। पृथ्वी का दोहन जो किया जा रहा है, इससे कहीं न कहीं हमें हमारे नेचर पर इसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। जी। और उसको, उस प्रकृति पर हमें दुष्प्रभाव पड़ेगा तो उसका खामियाजा भी सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। जी। तो अब आज पूरे विश्व में देखिए कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो गई, जलवायु में बहुत ही परिवर्तन हो गया। जी। उससे तमाम घटनाएं हो रही हैं, विभीषिकाएं आ रही हैं, पानी अब चक्रवाती पानी पड़ रहा है, कहीं मौसम आ ही नहीं रहा। बिल्कुल। तो इन सब को कंट्रोल अगर कैसे, ये क्योंकि हमारी पर्यावरण को हमने नष्ट किया और उसके वजह से ये हुआ। तो अब चिंतन आ गया कि हमें अक्षय ऊर्जा का कैसे उपयोग किया जाए, और उस अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ी जो धरोहर है हमारी जिस ब्रह्मांड की, वो है सौर ऊर्जा। जी। तो मैं अगर इसमें थोड़ा सा जनता को बताना चाहूँगा, प्रदेशवासियों को, कि इस प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 2015 में एक पॉलिसी बनी और श्री नवीन चंद्र वाजपेयी जी मुख्य सचिव रहे। रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार ने उनको नियोजन विभाग में यहाँ रखा और भारत सरकार की तरफ से आए, और उन्होंने एक सोलर पॉलिसी बनाई। जी। उस पर हम लोगों ने मेरा भी सहयोग उसमें रहा, और उसको अक्टूबर 2015 में उसको लागू किया गया। अब प्रश्न ये आया कि लागू तो कर दिया गया, और प्रदेश में गुजरात और जगह, चलो उत्तर प्रदेश में नहीं है सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। तो उसको मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैंने उसका शुरुआत दिसंबर 2015 में ही गुड़गांव की कंपनी को बुला करके हमने अपने आप उसका हिस्सा रहे। जी। क्या बात है। तो उसका चिंतन भी मैं बताऊं कि हमने क्यों ऐसा किया है। ये नहीं कि पॉलिसी लागू हुई है गवर्नमेंट, मुझे उससे क्या लाभ है, जनता मुझे क्या लाभ। मुझे ये लगा कि पूरे विश्व में अगर लोगों को, समाज में जो लग रहे हैं लिवलीहुड है, उनको अगर हमें रखना है तो हमें दोहन बंद करना, पृथ्वी से जो भी है, चाहे हाइड्रोकार्बन मतलब पेट्रोलियम और कोयला और गैसेज निकालना, ये बंद करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त यही है, और इसको अगर हम शुरू करते हैं तो इसका प्रभाव पड़ेगा। अब उसका कैलकुलेशन मैंने किया, बीइंग इंजीनियर, मैंने कैलकुलेशन किया कि लखनऊ में इतना एक्सपेंशन हो रहा है, टाइम हो सकता है 7, 8, 10 साल में यहाँ की आबादी इतना विस्फोटक हो जाए, सब 50-60 लाख हो जाए और घर भी 20 लाख के करीब हो जाए। तो अगर जैसे पीएम घर योजना आ गई, 3 ही किलोवाट है, तो अब इनको योजनाओं को लागू करने में अगर या 3 ही किलोवाट लोग पब्लिक लगाते हैं अपनी छतों पर, तो जा करके वो 4,500 मेगावाट से लेकर 7,500 मेगावाट हो सकता है, जो एशिया का, हमारे ख्याल लखनऊ सबसे टॉप में हो जाएगी। इस योजना के साथ हमने इसको प्रारंभ किया, और इसके पीछे लग करके काफी हमने प्रसार भी किया, और जिससे मैं जब भी देखता कहीं लग जाता उस समय मुख्यमंत्री जी लोग जागरूक हो रहे हैं। हाँ, जागरूक हो गए। और आज मेरी वो इच्छा जो है, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश में इस समय सौर ऊर्जा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस पे सर हम और विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे बीच में रोली जी हैं, तो रोली जी से जाने, क्योंकि सर ने पर्यावरण की बात करी है, तो आप अर्थशास्त्री हैं, तो हरित अर्थव्यवस्था को समझना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहेंगे कि उसको थोड़ा सा समझाएं हमारे दर्शकों को आप। जी फरहा, शुक्रिया ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। जैसे कि सर ने पहले ही सब कुछ समावेश कर दिया है कि हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी कितनी ज़रूरी है। तो जब हम जीडीपी की बात करते हैं, तो जीडीपी का मॉडल ऐसा होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल मॉडल हो, जिसमें कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम एफिशिएंट भी बना सकें, उनको हम बचा भी सकें। दूसरा, एक हम इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ जा सकें। जैसा कि
कि सर ने बताया। तीसरा जो है, हम जो कार्बन एमिशंस हैं उनको कम कर सकें। तो यदि हम ग्रीन इकोनॉमी या हरित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं जो कि हम आगे परिचर्चा में इसको ला भी सकते हैं, जैसे कि ग्रीन एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन है, MSME का क्या योगदान इसमें हो सकता है, फिर कैसे हम इसमें अपने इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं, फिर हम कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस हरित अर्थव्यवस्था को जोड़ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम हरित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि हम एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल को ले करके आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और सर, सौर ऊर्जा की बात हो रही थी और इसके साथ साथ हम ये भी बात कर रहे थे कि अब तो सोलर पैनल जो है हर छत पर अब नज़र आने लग गए हैं, तो आप इसके साथ जुड़े रहे हैं, कैसा अनुभव आपका रहा है, उस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव है और मैं तो थोड़ा सा इसको विस्तार से उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहूँगा कि 2015 में तो मुझे गुजरात से भी, जबकि वहाँ सोलर चल रहा था, गुजरात, उड़ीसा और सारे साउथ के देशों से भी टेलीफोन आते, आज तक में उसका प्रसारण हुआ था और इतना उसके बारे में जानकारी दी गई। और इस उत्तर प्रदेश में जागरूकता धीरे 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 करके स्लो मोशन में चली, नोएडा साइड में और यहाँ हमारे लखनऊ में। और आज का अगर विस्तारित देखा जाए तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। केवल फरवरी में जब PM घर योजना चली 3 किलोवाट वाली तो पब्लिक में होड़ लग गई और आप फरवरी की सूचना समझिए कि एक महीने में 1248 PM घर योजना लागू हुई, चल गई। अब आप सोचिए कि 1248 मतलब का पर प्रतिदिन का, मैं उसमें करेक्शन करना चाहूँगा, और वो जा कर के 34-35 हज़ार करीब पूरे उत्तर प्रदेश में लग गई। और वो जाते जाते मार्च में यही 1300 के करीब हो गया प्रतिदिन, 13 से 30 के करीब। आज का आंकड़ा थोड़ा आपको चौंकाने वाला होगा कि महीने में, अभी मैंने जून का आंकड़ा देखा था 88,000। अच्छा। क्योंकि कई सम्मेलन में जाते हैं तो इस सब चीज़ों को डाटा अपडेट करते रहते हैं जी। वो 88,000 सोलर घर सोलर पैनल लगे हुए और अब 1,10,000। तो आप ये सोचिए कि प्रदेश में ये मतलब कहिए कि जागरूकता इतनी आ गई है और उसका इम्पैक्ट देखिए। इसका इम्पैक्ट ये है कि हम लोग पूरे देश में प्रथम उस पर आगे फास्टेस्ट सोलर रूफटॉप सोलर लगाने वाले में हम लोग फास्टेस्ट हैं। और यही नहीं, हमारी योजना में उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है, मुख्यमंत्री जी ने 2030 तक के लिए एक योजना बनाई कि हम 22 गीगावाट 22,000 मेगावाट हम केवल इससे जनरेट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से। तो जिसमें मोर देन 50% तो हम लोग सोलर पर ही डिपेंड कर रहे हैं। और आज हम करीब करीब ये समझते हैं कि 2027 में ये 22 जो हमने 30 का योजना बनाई है, ये 2027 में ही पूरी हो जाएगी। इतनी फास्ट हम चल रहे हैं। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बड़ी गर्व की बात है। और आने वाले समय जो है हमारे लिए, जो हम देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित देश के तरफ झुक रहे हैं 2050 पर, तो नेट जीरो, अभी मैडम ने बताया कि हम नेट जीरो की तरफ, हमारा कार्बन जितना हम पैदा करते हैं सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, नेट जीरो पर हम आ जाएंगे। और हमारी योजना भी अभी 2030 की पूरे भारतवर्ष में हम 500 गीगावाट की तैयारी कर रहे हैं। और 100 के जो हमने किया, वो हमने करीब 30 तक की योजना बनाई थी, वो हमने पहले पूरा कर लिया। अब 300 की हमें लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हम आगे चलते चले आगे चल रहे हैं। तो हमारा तीसरा विश्व में हम फास्टेस्ट सोलर इंस्टॉलेशन में तीसरे स्थान पर। क्या बात है, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हम लोग
एक चर्चा, इसी चर्चा में एक चीज़ और जोड़ना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का 2015 में जब उन्होंने पेरिस उसमें एनवायरनमेंट पर समिति हुई, उसमें पार्टिसिपेशन हुआ, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 1.5% कार्बन घटाऊंगा। अच्छा। आज आप सोचिए कि हम उस तरफ चल रहे हैं कि विश्व को एक राह दिखाने की तरफ चल रहे हैं कि हम कार्बन को कितने फास्ट उससे कर रहे हैं, घटा रहे हैं। हमारे कॉलेज में 2 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस लखनऊ जो है, उसमें 100% ग्रीन एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। 275 किलोवाट पहला कॉलेज है कि 250 किलोवाट हमें ज़रूरत है, 275 किलोवाट हमने उसमें लगाया है। और जनरेशन में करीब 600 मेगावाट जनरेशन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। जी सर, बहुत डेटा है आपके पास, आपको खामोश नहीं कराना चाहती, मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपको सुनती जाऊँ, लेकिन हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट रोली जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जब हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो जाहिर है कि जो उसका विकास का स्तंभ माना जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, और अर्थव्यवस्था के बिना ये अधूरा है। तो रोली जी, अक्षय ऊर्जा किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की आयात निर्भरता को कम करती है? देखिए फारहा जी, सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात जहन में आई सर की बात सुन के, जो सर ने इतना सोलर पैनल के बारे में बात की। तो पहले भी ऐसा जिक्र हो चुका है कि भारत में कोच्चि एयरपोर्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो वो पहला एयरपोर्ट है विश्व का जो पूरा का पूरा सोलर पैनल से चल रहा है। और जब आप उस एयरपोर्ट के बाहर जाएंगे तो आपको बहुत बड़े वृहद एरिया में सोलर पैनल जो है वो लगे दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके प्रश्न की ओर कि किस प्रकार से हम अपने इम्पोर्ट्स को बेटर कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, हमारे भारत का 88% जो डिपेंडेंसी है वो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स पे है। दूसरा, नेचुरल गैस भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारा फिजिकल बिल पे बहुत ज़्यादा भार भी आ रहा है। अभी हाल में ही जो वॉर चल रही है उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि देश में थोड़ी बहुत हम लोगों को किल्लत महसूस हुई, चाहे वो तेल की हो, चाहे वो नेचुरल गैस की हो, एलपीजी की हो। हालांकि भारत सरकार के प्रयासों से बहुत ज़्यादा त्राही नहीं मची थी। हाँ, थोड़े से सैंक्शंस के साथ जो है हमने इस क्राइसिस को मिटिगेट कर लिया था। तो यदि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते हैं और अगर हम ग्रीन इकोनॉमी को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं तो उसमें सोलर की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, तो उसका जो प्राइमरी फ्यूल है वो इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत बहुतायत में है। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो उसमें कम होएगी यदि हम यहीं पे उसका उत्पादन कर रहे हैं और उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारा जो आयात बिल है वो लॉन्ग टर्म में कम होगा। शॉर्ट रन में तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि तुरंत इसका प्रभाव पड़ जाएगा, क्योंकि इसके इंस्टॉलेशन की भी कॉस्ट है। अगर सोलर पैनल की बात करें तो अपराइट कैपिटल कॉस्ट जो आती है वो तो लगेगी ही, परंतु दीर्घकालीन में इसका प्रभाव जो है वो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव दिखाई देगा कि हमारे इंपोर्ट्स डिपेंडेंसी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। दूसरा, इसका प्रभाव जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत तेज़ी से दिखाई देगा, क्योंकि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ईवी के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, तो उससे जुड़ी हुई बैटरीज हैं। तो अगर हम पेट्रोल का, डीजल का प्रयोग कम करेंगे, ईवी जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं उनका हम प्रयोग ज़्यादा करेंगे, तो भी निश्चित हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे वो धीरे धीरे कम होगी और हमारा जो ये आत्मनिर्भर भारत का सपना है और इसको हम पूरा कर सकते हैं आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल, और हम सब ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे जो सपने हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो वक्त से पहले पूरे हो जाएं। तो फिर तो क्या ही कहना है, लेकिन वक्त पे तो पूरे होने ही चाहिए। ये हम सब कोशिश में लगे हुए हैं। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा कितनी सुरक्षित है, ऊर्जा सुरक्षा को भी जानना बहुत ज़रूरी है। हम चाहेंगे कि उसके बारे में भी बताएं। देखिए, सोलर और ऊर्जा के बारे में अगर हम देखें तो सबसे कठिनाई इसमें है कि जब सौर
जिस समय सूरज रहता है या प्रकाश रहता है, सूरज ही नहीं प्रकाश रहता है, तो सौर ऊर्जा का उसमें पैदा होती है। जी। विंड भी डिपेंड करता है नेचर पर, तो विंड भी ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में विंड जोन बहुत कम है, झांसी का ले लिए कुछ क्षेत्र हैं छोटे मोटे, लेकिन आजकल के मॉड्यूल ऐसे चले हैं कि छोटे विंड मिल बन रहे हैं, सड़क के किनारे भी लग सकते हैं, बहुत अच्छे, इनका भी प्रयोग हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब मौसम का जो मिजाज है उसका असर भी आएगा इस पर। जी जी जी, तो वो उसका असर तो देखिए, इसको अगर हम यूज़ करें सारे ग्रीन है तो हमारा तो मौसम बिल्कुल परिवर्तित हो गया। उसका आपने इसमें कोरोना काल में देखा, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही सुरक्षित, आसमान भी दिखने लगा, ये जितने पर्यावरण का कण थे सारे सारे खत्म हो रहे थे। नो डाउट, बिल्कुल। तो अब ये सुरक्षा का एक हमें ये भी देखना है कि अगर बैटरी पर भी हमने ये बताया कि बैटरी का भी विकास ईवी और इन सब पर इतना हो रहा, किसी को देखिए अगर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर में चलता नहीं, एक बार चार्ज कर लिए, हमें चाहिए उसको 5 से 6 से। तो अब उस पर इतना रिसर्च हो रही है, अब तो गाड़ियां आने लगी हैं और उनका लाइफ लॉन्ग उन्होंने उसको दे, जब वो खत्म होगी तब तक वो उसको बैटरी को मेंटेन करेंगे। लेकिन तो बैटरी से एक समस्या तो बड़ी उत्पन्न हो गई ना सर, कि अगर आप देखें बैटरी रिक्शा से इतने सारे चलने लगे हैं, तो उसमें क्या हो गया कि ट्रैफिक का इशू बढ़ने लग गया है। नहीं, बड़ी अब मैं आ रहा हूँ उससे बड़ी गाड़ियों का उपयोग किया जाए, जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसमें करेंगे तब ये छोटी गाड़ियों का कम हो जाएगा। और अभी देखिए हमारी मेट्रो भी हैं, तो सब इसी चल रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रिक से अगर हम सोलर का वो लगा दें, सोलर पर बड़े काम हो रहे हैं और बैटरी पर बड़ा काम हो रहा है कि छोटे बैटरी को कैसे से स्टोरेज बढ़ाया जाए, ताकि ये व्यवस्था जो दिन रात 24 घंटे की ज़रूरत है हमारे बिजली की और एनर्जी की, जिस फॉर्मेट में यूज़ करें, मैकेनिकल एनर्जी हमारी गाड़ियों के लिए ज़रूरत है। तो अगर हम इसको स्टोरेज प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, और स्टोरेज प्रॉब्लम में बैटरी का रिसर्च इतनी फास्ट चल रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, इनकी लाइफ बढ़ाई जा रही है और इसका उपयोग। हाँ, इसका ये है कि इसको जिस समय ख़त्म होगी, इसका एक टाइम में आएगा कि कहाँ इसको रखें, फिर ये पर्यावरण के लिए प्रदूषण का एक कारण बनेगा। मोबाइल तक तो बहुत बड़ा कारण बना, लेकिन अभी आवश्यकता है कि 24 घंटे अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी से काम करना है, अक्षय ऊर्जा को उपयोग में लाना है, तो हमें स्टोरेज को बढ़ाना पड़ेगा। अभी ऑनलाइन हम लोग सारा सोलर पैनल लग रहा है कि जब बिजली है तो वो बिजली दे रहा है, बिजली पैदा कर रहा है। मैं इस पे बिल्कुल आ रही थी कि क्या है कि अगर बैटरीज नहीं लगी हैं तो लाइट्स तब तक आएगी जब तक बिजली घर से लाइट आ रही है। अगर बैटरी है तो अगर बिजली नहीं भी आ रही है तो भी आपके घर में रोशनी रहेगी। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं अगर आप सहमत हो। तो देखिए ऐसा है कि अगर हमने उसको ऑन ही रखा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो एक शटडाउन लेते हैं जब कहीं काम करने में लाइन को हमें शटडाउन लेना पड़ता है। अगर कहीं सोलर लगा वो अगर चालू रहेगा तो वो तुरंत जा करके उस लाइन पर करंट दौड़ने लगेगी सभी के घरों से। जी हाँ, आपने मान लीजिए हाइडल की लाइट बंद कर दी, हाँ जी, और आपके ये इसका अगर नहीं कटा तो लाइन तो इससे भी चली जाएगी, रिवर्स होता है ना। अच्छा। तो इसलिए इसको हर एक को सोलर पैनल के साथ जो इसका सिस्टम लगा हुआ है, तो उस सिस्टम में ऑटो कट ऑफ है, अगर सोलर से बिजली आ नहीं रही तो बंद हो जाएगा। तो ये एक तरीके से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, ये है कि स्टोरेज करके जब नहीं है तो आप जैसे इन्वर्टर चला रहे हैं, बड़े इन्वर्टर चलाइए, एसी भी चलाइए। इन्वर्टर तो आज एसी भी बन रहे हैं, इन्वर्टर पे चल रहे हैं। जी जी। तो ये इस टाइप पे उपयोग करना चाहिए, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ाना चाहिए। अब रहेगी ट्रांसपोर्ट में, अभी थोड़ी सी चर्चा आपने की, तो हाइड्रोजन का बहुत उपयोग बढ़ रहा है। अभी एक ट्रेन हमारी 35 किलोमीटर चलाई गई हरियाणा में। अच्छा। तो हाइड्रोजन पर, टोटली हाइड्रोजन एनर्जी पर। अब सोचिए कि ट्रेन में कितने
उसका BSP का इंजन लगता है, बहुत हज़ारों उसका, 2,000-2,500 से ऊपर लगता है। और हमारी गाड़ियाँ जो हैं तो 25 हॉर्स पावर से लेकर 35 हॉर्स पावर तक की लगती हैं, तो वो तो बड़े भारी। उसको हम हरित ऊर्जा, इस हाइड्रोजन एनर्जी का उपयोग, हाइड्रोजन में एक ट्रायल ये हुआ है, अगर इसे सक्सेसफुल हो गए तो हाइड्रोजन में केवल हमें पानी का ही आवश्यकता है और अपने आप उसमें बिजली पैदा होगी, ऑक्सीजन निकलेगी, वहाँ पानी तो उसका उपयोग हो ही रहा है जब उसमें फॉर्मेट में, तो इस तरह उसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई पॉल्यूटर नहीं निकलता जी। तो ये भी एक एरिया है जिस पर रिसर्च बहुत चल रही है और उसको हम लोग पूरे विश्व के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है जी। यही अच्छी बात है कि हम उसको मैच भी कर पाएँ, हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल भी पाएँ। हमारे साथ में रोली जी हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। रोली जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अक्षय ऊर्जा में रोज़गार के अवसर क्या हैं? जी फारा जी, ऐसा है कि इसमें बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जिनका अभी तक हम चर्चा में ज़िक्र सुन चुके हैं, जैसे कि आपका सोलर पावर प्लांट्स हैं, फिर आपका विंड एनर्जी है, आपका बायोगैस है, इसके माध्यम से आपका सर ने ग्रीन हाइड्रोजन की बात की अभी, तो इसके माध्यम से रोज़गार के अवसर जो हैं वो डायरेक्ट भी हैं और इनडायरेक्ट भी हैं। अगर हम ILO का 2024 का आंकड़ा देखें तो लगभग 13 लाख जॉब जो हैं वो इस सेक्टर में क्रिएट हो चुकी हैं। अब इसके डायरेक्ट इफेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसको हम फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेज कहते हैं। अब अगर सोलर प्लांट लग रहा है तो उसमें, क्योंकि जैसे सब जानते हैं कि भारत जो है वो लेबर अबंडेंट कंट्री है, हमारे यहाँ लेबर की बहुत आयत है, तो उसका जो हम एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं वो हम इस ग्रीन इकोनॉमी के माध्यम से कर सकते हैं। सोलर प्लांट्स लग रहे हैं, उसके पार्ट्स बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका प्रयोग हो सकता है। फिर भारत सरकार की जो मेक इन इंडिया स्कीम है, PLI स्कीम है, उसके माध्यम से बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम ग्रीन इकोनॉमी के तहत ग्रीन एम्प्लॉयमेंट का भी सृजन कर सकते हैं। महिलाओं को रोजगार मिल सकता है, वो समृद्ध बन सकती हैं, वो सशक्त बन सकती हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के बहुत सारे ऐसे अवसर निकाले जा सकते हैं, और वो निकल भी रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी जो है वो ग्रीन एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रही है। जी, अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए भी रास्ते खुलेंगे और हमारे युवाओं के लिए भी रास्ते खुलेंगे और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा अगर आप हमारे अक्षय ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। अक्षय ऊर्जा को हम लोग बहुत तफसील से जान चुके हैं कि अक्षय ऊर्जा के अंदर कितनी सारी ऊर्जाएं शामिल हैं, और ऊर्जा हमेशा अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो वो हमेशा आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देती है, आपके अंदर जो एनर्जी है वो भी बनी रहती है। तो ऐसी ऊर्जा को समेट कर अपने साथ चलते रहिए, उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते रहिए। बहुत सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें, एक्सपर्ट के जरिए। ना सिर्फ हम किताबी बातें, ना सिर्फ हम रिसर्च करके, बल्कि उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं हम उनसे जानकारी हासिल करते हैं ताकि आप जागरूक नागरिक बन सकें और सशक्त नागरिक बन सकें। हमारे साथ में प्रोफेसर सर हैं, आपसे जानना चाहेंगे भरत राज सिंह जी कि भूमि की जो उपलब्धता है वो अक्षय ऊर्जा के लिए और परियोजनाओं के लिए वो किस तरह से उनको प्रभावित कर रही है? देखिए, हमें तो भूमि के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बल्कि हमारा तो उपयोग बढ़ रहा है। मैं इस पर एक अपनी जो पहले रिसर्च रही है उस पर हमने वर्कआउट किया था कि भारतवर्ष में कितने सोलर की उपलब्धता है। तो वो उपलब्धता हमने देखा कि 15 से ऊपर गीगावाट का हमारी क्षमता, 15 से गीगावाट क्षमता है, और आज अभी हम 500 पर जा रहे थे। हम तो दूसरे देशों को सौर ऊर्जा उत्पन्न करके दूसरे देशों को सप्लाई करने के लिए हमारे पास क्षमता है, और पूरे जहाँ भी नहरें हैं, नहीं केवल घर ही नहीं है, और हमारे तो राजस्थान जैसे इलाका है, आपका झांसी एरिया है, सब जगह आप सोलर लगा करके लोगों को उनको रेंट पर ले लीजिए, उनको पैसा भी दीजिए और सौर ऊर्जा से पैदा कीजिए। कितने मेगावाट के जनरेशन हो सकता है। इतना बड़ा अभियान चलाना चाहिए। हमें आस पास के लोगों को भी, पड़ोस के देशों को भी दे करके पैसे लेना चाहिए।
क्या बात है। हमारे तो चीजें दो और पैसा लो, इस हाथ लो, इस हाथ दो। हाँ सर। और जानकारी का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है न्यूज हेडलाइंस का। जल्दी से नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर और वापस लौटेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे। हिंदुस्तान में पहली बार एक ही थाली में पूरा हिंदुस्तान। 18 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म, 400 प्लस लाइव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल, शिक्षा KG से PG, स्वास्थ्य, खेल, भक्ति, मनोरंजन, 1 लाख घंटे का कंटेंट हर भाषा में, जिसकी कीमत लगभग 1800 रुपए प्रति माह। अब सिर्फ 59 रुपए प्रति माह, यानी 2 रुपए प्रतिदिन। अभी डाउनलोड करें सबोट ऐप, प्रोमो कोड 222 का उपयोग करें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी और नमस्ते यूपी में आज हम बात कर रहे हैं अक्षय ऊर्जा, आत्मनिर्भर भारत का आधार। हमारे बीच में 2 एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ भरत राज सिंह जी हैं हमारे साथ में अर्थशास्त्री रोली मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। और रोली जी, आपकी तरफ आते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि जो अक्षय ऊर्जा है वो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे बदल रही है। जी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी की कई स्कीम हैं। एक है PM कुसुम योजना। PM कुसुम योजना के तहत आप पावर प्लांट भी लगा सकते हैं। आप जो है वो सोलर इरिगेशन पंप्स भी लगा सकते हैं। फिर जो आपके एग्जिस्टिंग पंप्स हैं उनको भी आप उस पावर प्लांट से जोड़ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा किसान है वो अन्नदाता से ऊर्जादाता की तरफ चल सकता है। पहले अगर हम देखें तो कृषि में जो लागत है वो हमेशा से बहुत अधिक आ रही है। इनकम जनरेशन के स्रोत जो हैं वो भारत सरकार ने बहुत लाने की कोशिश की है, जिसमें से PM कुसुम योजना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, जो गांव की एक दशा बदलने में बहुत सक्षम है। जी। दूसरा जो एग्रो फोटोवोल्टाइक टेक्निक है, जिसके अंतर्गत आपके जो इस प्रकार के फसलें हैं जिनको थोड़ा शेड की ज़रूरत है, वहाँ पे आप 2 तरह से इसको मदद दे सकते हैं। पहले आपने सोलर पैनल लगाया जिससे कि वहाँ पे ग्रीन शेड आ गया, और उसी के साथ साथ आपने जो है वो खेती की। तो एक तरफ आप सोलर पैनल के माध्यम से अपनी ऊर्जा बचा रहे हैं और उसको वापस से डिस्कॉम को दे रहे हैं अगर वो सरप्लस हो रही है, और आप अपनी आय का सृजन कर रहे हैं। दूसरा, साथ साथ आप खेती भी कर रहे हैं। तीसरा, सोलर दीदी योजना के माध्यम से जो महिलाएं हैं उनको सशक्त किया जा रहा है कि वो रूफ टॉप पे जाकर के सोलर पैनल को लगवाने में मदद कर सकती हैं। उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकती हैं, किस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो ला सकती हैं। इसके लिए सोलर दीदी एक योजना जो है वो भारत सरकार लेकर के आई है। फिर अगर हम सोलर पैनल की बात करें, गांव में यदि सोलर के माध्यम से बिजली आ रही है तो फिर बहुत सारी ये जो टाइम पॉवर्टी का कंसेप्ट है, खास करके महिलाओं के संदर्भ में, उसको कम किया जा सकता है। उनको बहुत ज़्यादा समय मिलेगा अपने लिए, और वो भी बहुत सारे रोज़गार के अवसर जो हैं
वो तलाश सकती हैं। जी बिल्कुल। और एक तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं जो हैं वो आगे आकर हिस्सा लें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमने शुरुआत में भी कहा कि युवाओं का भी आना बहुत ज़रूरी है। सर घरेलू अगर हम बात करें कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसका महत्व कितना ज़रूरी है? नहीं, डोमेस्टिक का मैन्युफैक्चरिंग तो सोलर में तो हमें नहीं लगता है कि उसमें और चीज़ों के, हाँ डोमेस्टिक का जो प्रोडक्शन है, जैसे हम लोग कोई योजना लाते हैं डिस्ट्रिक्ट वन प्लांट तैयार करने का, तो बहुत सी जगह ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी चीज़ें मैनुअल होती थी, उसको हम बिजली से चला, जैसे कुम्हार का ही एक उदाहरण ले लीजिए। कुम्हार की चक्की जो है अगर हम सौर ऊर्जा से उसको कर दे तो उसका मैनुअल वर्क बच जाए और उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और उसके काफ़ी तो ऐसी छोटी छोटी योजनाएं। अच्छा, उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं। दोना पत्तल है, ग्रामीण क्षेत्र में आए तो हम तो ग्रामीण उससे जुड़े हुए हैं। तो हमने कुछ समय पहले इस पे बात की है, कुम्हार की मिट्टी के बर्तनों की हमने बात करी है नमस्ते यूपी में, तो पता चला कि टेक्निक के दौर में, आधुनिकता के दौर में हम बहुत कुछ बदलाव हुए हैं उसमें। अच्छा, अभी जैसे दोना पत्तल है, अब हो क्या रहा कि हम तमाम प्लास्टिक की चीज़ें लेकर के डिनर और सब जो प्रोग्राम होते हैं करते हैं, तो पहले हमारा वही जो चीज़ें पड़ी हुई तो पत्तल से चीज़ें बनाती, आज अब अगर सोलर का उपयोग करें, हीटिंग व्यवस्था कर दें, तो एक छोटी सी मशीन आती है जिससे आपका तमाम दोने पत्तल, तो ग्रामीण में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा। सिलाई कढ़ाई की बात है, अब जो मैनुअल चलता था उसमें आप इसे सोलर से मैकेनाइज कर दे। मैंने अभी ये कुसुम योजना की बात, ये कुसुम योजना प्रधानमंत्री जी ने अभी इसको देख के, इसकी उपयोगिता देख के बहुत इसको बढ़ाने की कोशिश की। ये पहले चल रहा था, हम लोगों ने जब सौर ऊर्जा का किया 2015, 16, 17 में, तो पहला काम ये हुआ कि जितने पंप थे ग्रामीणों के, जो कि रात में वेट करते कि बिजली 7-8 घंटे आएगी और रात में उनको बिजली आएगी, उससे सिंचाई करेंगे, वो लगा दिन में उससे उनका सारा काम हो, 7.5 हॉर्स पावर की मोटर लगा दिया और चलने लगा। तो आप इसको ओवरऑल इम्पैक्ट देखिए ना, कि आपके यहाँ पावर जितनी रिक्वायरमेंट होती जा रही है, सौर ऊर्जा उसकी फिलर बनती जा रही है। अब हम नए नए प्रोजेक्ट कितने विंध्याचल और अनपारा, शक्ति नगर और इन सबके बड़े वाले प्रोजेक्ट अब कहाँ हम लगा रहे हैं, जो हैं पुराने प्रोजेक्ट उसको रिनोवेट कर रहे हैं, और ये फिलर का काम हमारा सौर ऊर्जा कर रही है। कितना बड़ा एक अभियान शुरू चल रहा, और हम लोग तो अपना प्लान कर रखे हैं कि 22 गीगावाट 2027 में कर देंगे, तो हमारी रिक्वायरमेंट तो कुल मिला के 33 ही है, और 33 में भी हमारे पीक आवर में ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो 22 ही गीगावाट हमारी उत्तर प्रदेश की ज़रूरत है। तो अभी हम 27 में बराबर हो, हम तो सरप्लस की तरफ सोच रहे हैं। तो घर घर में ये ग्रामीणों के लिए इतनी बड़ी उपयोगी चीज़ें हैं। एक और मैं बताऊं कि उन्होंने ये ग्रिड, माइक्रो ग्रिड का परियोजना चली है। माइक्रो ग्रिड में यह है कि वहाँ के ग्रामीणों को गांव के बड़े 2-4 मिल करके अपना ही सोलर पैदा करें, अपने उपयोग करें, और उसको एक अपना छोटा ग्रिड बनाएं, उसको उपयोग करें हाइड्रोस। तो जो हमारी प्लांट की जरूरत थी छोटे छोटे, अगर ये माइक्रो ग्रिड बन जाती है तो इसका उपयोग कितना बढ़ जाता है। इसके उपयोग के बारे में भी हम आगे जानकारी आपसे हासिल करेंगे, और फिलहाल हम हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं कि हमारे शहर में क्या कुछ खास चल रहा है शहर की हलचल में। लखनऊ के कुर्सी रोड स्थित गायत्री शक्तिपीठ एवं श्री राम आयुष केंद्र परिसर में 7 दिवसीय युग ऋषि प्राकृतिक आरोग्य शिविर का शुभ आरंभ हो गया है। बिना दवाओं के प्राकृतिक जीवन शैली और योग के आरोग्य पाने के इस महाअभियान में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। गायत्री परिवार ट्रस्ट द्वारा जनहित में आयोजित इस प्राकृतिक आरोग्य शिविर का भव्य उद्घाटन 30 जुलाई को हुआ, जो 5 अगस्त तक चलेगा। इस शिविर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन के उपाय बताए जा रहे हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में PCF लखनऊ के प्रबंध निदेशक IAS चंद्रभूषण त्रिपाठी उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सनातन
उत्पादन महासंघ के अध्यक्ष जेपी सिंह समेत क्षेत्र के कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। सहायक प्रबंध ट्रस्टी डॉक्टर A.P. शुक्ल ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को बिना दवाओं के प्राकृतिक जीवन शैली और योग के जरिए स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है। तो वहीं इस शिविर में भारी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए पहुंचे। यहाँ आज विशेष रूप से एक प्राकृतिक चिकित्सा, युग ऋषि प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया जा रहा है और हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोग आयुष की पद्धतियों को अपना करके, प्राकृतिक जीवन पद्धतियों को अपना करके अपने शारीरिक मानसिक जो टॉक्सिक्स हैं उनका शोधन करें, उनका परिमार्जन करें, तो स्वतः स्वस्थ होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि खान पान के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से तरह तरह के प्रदूषण हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं और उनका निवारण करना नितांत आवश्यक है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ लोगों का शोधन परिमार्जन करने के लिए चिकित्सा प्रारंभ कराई गई है। एक बहुत अच्छा प्रयास है यहाँ पर जो हमारा आयुष केंद्र है कि प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से दूर दूर के क्षेत्रों से आए हुए लोगों के रोगों का निवारण किया जाएगा। उनकी दिनचर्या, उनका भोजन सब कुछ इस तरह से नियंत्रित रहेगा, संयमित रहेगा कि उनको अपने जीवन में एक अलग सी ऊर्जा मिलेगी और न केवल रोगों से मुक्ति मिलेगी अपितु समाज में वो जहाँ रहेंगे इस विधा, प्राकृतिक चिकित्सा की विधा का प्रचार प्रसार भी करेंगे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्राकृतिक चिकित्सा और योग स्वस्थ रहने का एक बेहतरीन जरिया साबित हो रहे हैं। हिंदुस्तान में पहली बार एक ही थाली में पूरा हिंदुस्तान। 18 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म, 400 प्लस लाइव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल, शिक्षा KG से PG, स्वास्थ्य, खेल, भक्ति, मनोरंजन, 1 लाख घंटे का कंटेंट हर भाषा में, जिसकी कीमत लगभग 1800 रुपए प्रति माह। अब सिर्फ 59 रुपए प्रति माह, यानी 2 रुपए प्रतिदिन। अभी डाउनलोड करें सबोट ऐप, प्रोमो कोड 222 का उपयोग करें। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। नमस्ते यूपी में आज हम बात कर रहे हैं अक्षय ऊर्जा की, किस तरह से वो हमारे विकास में, हमारे भविष्य के लिए इतना ज़रूरी है, कितना अहम है। इस पर आज हम बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं और रोली जी की तरफ रुख करते हैं। रोली जी अर्थशास्त्री हैं, तो अर्थव्यवस्था को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। रोली जी, MSME के बारे में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्या है MSME। देखिए, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसका क्लासिफिकेशन जो है वो बार बार समय समय पे बदला गया है और कोविड काल में जो है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत भी MSME को बहुत ज़्यादा एलोकेशन हुआ है। अब MSME में हम स्टार्टअप्स की भी बात कर सकते हैं। अगर हम इसकी ग्रीन इकॉनमी की बात कर रहे हैं या रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी क्या है हमारी, और हमारी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्या है। अब MSME को भी चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम सोलर पैनल्स की तरफ जा रहे हैं या हम सौर ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम इसकी लागत को दीर्घकाल में कम कर सकते हैं। अब जैसा सर ने बताया, अपना अनुभव बताया, तो आपको एक अनुभव साझा करना चाहते हैं। 2020 में कोविड काल से पहले श्रावस्ती जिले में जाना हुआ था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक स्टडी के लिए। तो वहाँ पे स्टडी तो हम थारू जनजाति का जो उनका अपने एक एप्लिक वर्क है, जो वहाँ का एक ODOP प्रोडक्ट है, उसको करने गए थे। बट उसी समय पे देखा था कि गांव में सोलर पैनल लग रहे थे और लोग सोलर पंप भी लगा रहे थे। और किसान से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम यहीं से ही ऊर्जा का उपयोग करेंगे और इसी से ही हम सिंचाई करेंगे।
हालांकि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य ये है कि वैसे ही हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसका दोहन बहुत अधिक हो रहा है, तो कम से कम हमें इसका ध्यान आने वाले वर्षों में रखना पड़ेगा कि हम अपनी ज़मीन के नीचे के पानी को बचा करके रखें। जी बिल्कुल। खैर, लौटते हैं अपने मुद्दे पे एमएसएमई पे। तो एमएसएमई में स्टार्टअप के माध्यम से और जो मेक इन इंडिया की जो योजना है, और जैसा पहले भी जिक्र किया जा चुका है, पीएलआई स्कीम के अंतर्गत हम बहुत सारे एमएसएमईज को जो कि गांव में एक लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकते हैं, इनकम जनरेशन कर सकते हैं, चाहे वो सोलर पैनल के माध्यम से हो, चाहे वो विंड एनर्जी के माध्यम से हो, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से हो। हम इसको ऐसा बता सकते हैं कि हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी में एमएसएमईज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। और वैसे भी हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है वो अग्रणी है जब हम एमएसएमईज की बात करते हैं। जी, वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आखिर में सर आपसे हम एक संदेश लेना चाहेंगे। क्या हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो दर्शकों को यही बताना चाहूँगा, प्रदेशवासियों को विशेष करके, कि हम लोग आज भी अग्रणी है और अग्रणी हमें बनना है, तो हमें इसके लिए सभी को जागरूक करना पड़ेगा कि हमें सौर ऊर्जा की तरफ, विंड एनर्जी की तरफ और भी बायोगैस की तरफ, तो जो जहाँ पे जो उपयोगिता हो सकती है उसको अधिक से अधिक बढ़ाएं। और हमारा स्थल भी बहुत है, बेहद जगह हैं, वहाँ पर अगर हम इसका उपयोग करेंगे वहाँ के अपने आप ही जागृत हो जाएंगे। तो प्रदेशवासियों को इसमें जागरूकता अभियान के तरह से अभियान के स्वरूप इसको लगाएं और बहुत फायदे हैं। बिजली पैदा की और आप उसका पैसा लीजिए, दोनों बातें हैं। तो आप अपना उपयोग कीजिए, एक्सेस होती है उसको पैसा मिलता है। जी, तो बहुत अच्छी बातचीत और बहुत ही अच्छी सी सरलता से आपने चीज़ों को समझाया। हम आप दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम अपने दर्शकों से ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर आप पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अक्षय ऊर्जा को अपनाना होगा, क्योंकि ये हमारे भविष्य का आधार है। और बेहतर जानकारी, सही जानकारी के लिए आप देखते रहिए DDUP, क्योंकि DDUP पे जानकारी और मनोरंजन का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बलवीर की है। उम्र 24 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला और चेहरा सामान्य है। इनके मिलने की सूचना थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी में दे सकते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये इसराइल की है। उम्र 15 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। इनकी मिलने की सूचना थाना खमरिया, जनपद खीरी में आप दे सकते हैं। ये तस्वीर जो आप देख